नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का AB 97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमने NCERT 10th क्लास हिस्ट्री जो सीरीज चलाई है NCERT बेस्ड बुक की, इसमें हम अध्याय नंबर 3 है वो हम डिस्कशन कर रहे थे। और ये जो पार्ट नंबर 3 अध्याय नंबर 3 का है, और उसमें हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेशन भी ज़रूर करें। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय खराब न करते हुए। 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तकनीकों कारकों ने पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी। कि आज जो हम पढ़ रहे हैं 1815 से 1914, 1815 से 1914 है, ये हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और कि 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी। 19वीं शताब्दी आती है, इसमें दुनिया इतनी तेज़ी से बदलने लगी है, इतनी फास्ट होने लगी है कि आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक, तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज को काया पलट कर दी और विदेश संबंध को नए ड्रे में डाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया। जो अर्थशास्त्री थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल है, उसमें आर्थिक विनिमय है उसमें 3 तरह की गतिविधियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने तरह की गतियों और प्रभावों का उल्लेख किया है। तो हमारे एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर देंगे जब हमने पढ़ा है तो 3 तरह की गतिविधियों का और प्रभावों का उल्लेख किया है। और इनमें पहला जो प्रवाह या गतिविधियां क्या थी, जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने 3 तरह की गतिविधियों का उल्लेख किया था। जिसमें से पहली गतिविधि क्या थी, जो प्रवाह थे वो क्या था। पहला जो प्रवाह व्यापार का होता है, पहला जो प्रवाह है क्या होता है, व्यापार का, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। कि हमारा जो है यहाँ से बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन के लिए। क्योंकि पहला क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने तरह की गतियों का उल्लेख किया था। तो आंसर आएगा हमारा 3। जिसमें से पहली जो गतिविधियां क्या थी, ये थी पहला जो प्रवाह था व्यापार का होता था, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा और गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। कि पहला जो प्रवाह था वो किन वस्तु तक सीमित था, कपड़ा और गेहूं पर तक ही सीमित था। दूसरा जो प्रवाह था, जो अर्थशास्त्री थे, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक गतिविधि में 3 प्रवाह माने थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा कपड़ा और गेहूं था। तो दूसरा प्रवाह क्या था, दूसरी जो गतिविधियां किस पर आधारित थी। तो हमारा जो आंसर आएगा श्रम है, वो का प्रवाह दूसरा था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोग काम की तलाश कहाँ जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह। ये दूसरा प्रवाह क्या था, श्रम का। दूसरा जो प्रवाह है वो किसका है, श्रम का। दूसरा जो प्रवाह आएगा, दूसरा प्रवाह है गतिविधियां किसके लिए, श्रम। इसमें लोग अपने रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। ये जो गतिविधियां थी उसमें से दूसरी गतिविधियां थी। पहली जो गतिविधि थी हमने देखी कि कपड़ा और वस्तुओं तक की, गेहूं आदि तक की सीमित थी। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए, थोड़े या लंबे टाइम के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। तो हमारा यहाँ से
जो एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितनी गतिविधियों का उल्लेख किया है, तो हमारा आंसर आएगा 3 गतिविधियों का उल्लेख किया है। पहली गतिविधि कौन सी है जी? पहली जो गतिविधि है, पहला जो प्रवाह है वह कपड़ा और गेहूं। दूसरा जो प्रवाह किसका है? श्रम का है। तीसरा प्रवाह क्या है? पूंजी, जिसमें निवेश पैसा लगाया जाता है, एक दूर दराज इलाकों में निवेश कर दिया जाता है और व्यापार चलाया जाता है, फिर इसका मुनाफा है वो बाद में होता है। ये हम पढ़ा। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े। ये तीनों प्रवाह जैसे है कपड़ा, वस्तु, श्रम और निवेश, ये तीनों एक दूसरे से कड़ी बना रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। लोगों के जीवन को एक दूसरे के तो संपर्क में हैं, परंतु ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते हैं, क्योंकि कुछ क्या है, ये इनके बीच जो संबंध है ये क्या है? टूट जाते हैं। और उदाहरण के लिए वस्तु या पूंजी की आवाजाही, वस्तु है या पूंजी है, वस्तु है या पैसा है, उनका आने जाने के मुकाबले श्रमिक है की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती है। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि जो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कितनी गतिविधियों को प्रभाव अर्थशास्त्रियों ने माना है, तो हमारा जो आंसर आएगा 3। पहली कौन सी है? पहली जो गतिविधि है वो कौन सी है? हम कहेंगे जी वस्तु है, कपड़ा है, वस्तु और कपड़ा। दूसरी गतिविधि क्या है जी? श्रम है। तीसरी गतिविधि क्या है? निवेश है। निवेश पूंजी है जिसे दूर दूर इलाकों तक निवेश किया जा सकता है। ये तीनों गतिविधियां किससे जुड़ी है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ इनमें टकराव आ जा सकता है, ये कड़ियां टूट भी सकती है, ये हमने पढ़ा। अब भी क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ? जो विश्व वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक्स का जो एक अर्थव्यवस्था, इसका उदय कैसे हुआ? इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। कि कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था को समझने से पहले, विश्व अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक को समझने से पहले हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन, जो औद्योगिक यूरोप में है जो खाद्य उत्पादन है, उपभोग के बदलते रुझानों के विचार करें तो बेहतर होगा। फिर हमें क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था है इसके बारे में पता चलेगा। पहले हमें यूरोप की खाद्यान्न और उपभोग के बारे में डिस्कशन करना है। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से सभी देश है भोजन के मामले में खुद अपने आप पर डिपेंड आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, वो किसी दूसरे पर आत्मनिर्भर नहीं होना चाहते। तो सभी देश यही सोच होती है, यही प्रयास होता है। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। 19वीं सदी में किसकी बात अलग थी? ब्रिटेन की। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों को जीवन स्तर गिर जाता। कि ब्रिटेन है अगर उस समय आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर वो गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। ब्रिटेन की कहानी है, वो बता रहे हैं कि अगर वो खुद आत्मनिर्भर पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और जो सामाजिक तनाव फैल जाता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण था, ये कारण क्यों था, क्यों उसमें जो ब्रिटेन के लोग हैं वो उनका जीवन स्तर वो नीचे हो जाता, क्या कारण था, क्यों, ये कैसे हो रहा था, ये हम इसमें डिस्कशन करेंगे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी में जो किसकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी? ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। क्या है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या भोजन में की जो खाने हैं, क्योंकि जनसंख्या एक तरफ से धुआंधार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ भोजन की लागत है वो भी बढ़ रही है, तो भोजन की मांग भी बढ़ी, जनसंख्या भी धुआंधार बढ़ रही थी। और जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी। क्या हुआ? शहर भी फैल रहे हैं, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, तो कृषि की भी मांग है वो बढ़ने लगी और कृषि उत्पादक
उत्पाद महंगे होने लगे। क्या है भाई, जहाँ जनसंख्या होगी तो वो तो स्वाभाविक बात है वहाँ महंगाई ज़्यादा होगी। जहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ महंगाई कैसे बहुत ही कम होगी, क्योंकि दूसरी तरफ बड़े भूस्वामिताओं के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। मक्का के आयात पे पाबंदी लगी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने उन्हें यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कोरन लॉ कहा जाता है। कि भूस्वामिताओं के दबाव में, दूसरे ब्रिटेन की बात है कि जिस भूस्वामिताओं के दबाव पे सरकार ने मक्का के आयात पे पाबंदी, मक्का के जो आ रहा था आयात, वो उस पे पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी को क्या कहेंगे, पाबंदी लगाई, इसको क्या कहेंगे, कोरन लॉ। जो कोरन लॉ था वो क्या था, जो जो भूस्वामिता के दबाव से सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, इससे हम कोरन लॉ कहेंगे। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कोरन लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कोरन लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों को लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि ये आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग हैं बेरोजगार हो गए। गांव में उजड़ कर ये तो शहरों या दूसरे स्थानों में जाने लगे थे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। जब खाद्य पदार्थों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में क्या, उपभोग का स्तर वो बढ़ गया। उपभोग का स्तर वो बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इस लोगों की ज़रूरत बढ़ी। खाद्य पदार्थों में और ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूरी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन को पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। किस तरह ये खेती करने लगे, देखा हमने। जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ा। कीमतों में गिरावट आई तो क्या हुआ, उपभोग का स्तर बढ़ा। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही थी। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था। कि कह रहे हैं कि खेती की जमीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि खेती हर इलाकों में बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। बंदरगाहों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत थी, रेलवे की। तो जमीन को साफ करना ही काफ़ी नहीं था। कारण था कि अगर बंदरगाहों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होगी, रेल मार्ग की जरूरत होगी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाने के लिए नई गोदियाँ बनानी और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लिए वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना, नई बस्तियां बसाना जरूरी था। क्या हो रहा था कि जमीन को खेती के लिए साफ करना ही जरूरी नहीं था। क्यों, अगर बंदरगाहें चाहिए तो उनके लिए रेल मार्ग भी चाहिएगा, उनके लिए जमीन भी चाहिएगी जहाँ से रेल मार्ग निकलेगा, और नई गोदियाँ बनानी पड़ेगी, पुरानी गोदियों को फैलाना पड़ेगा, और नई जमीनी खेती करने के लिए आवश्यक है तो वहाँ पर नए लोगों को बसाना होगा। ये काम करना पड़ेगा। यानी सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। सारे काम को करने के लिए किसकी, पूंजी, पैसा भी चाहिए था और मेहनत भी चाहिए थी, श्रम भी चाहिए थी। इसके लिए लंदन और जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। कहाँ से पूंजी आने लगी, लंदन से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे। 19वीं सदी में यूरोप के लोग कहाँ जाकर बसे थे, 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे थे। पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर के देशों में जाकर बसने लगे। देखो किस लिए, अपने जो हैं वो अपने कारोबार, भविष्य के लिए कारोबार, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे थे। ये फोटो दिखाया गया है कि कैसे लोग जहाज़ों में चढ़ने के लिए दूसरे देशों में अपने भविष्य को सुधारने के लिए जा रहे थे। 1890 के एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। 1890 में कौन सी है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह,
पारिस्थितिक और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं बल्कि हजारों मील दूर से अलग आने लगा हजारों मील दूर से आने लगा था। अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे। सुमत हाल में वहाँ आए थे, ऐसे खेतों में काम करे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले सुमत ठेठ जंगल रहे होंगे। कि कह रहे कि पहले यहाँ से कोई जंगल रहेंगे बहुत सारे, और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का एक खाद्य पदार्थों को पहुँचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किनका इस्तेमाल होने लगा, रेल का इस्तेमाल होने लगा। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया। रेल का नेटवर्क किस लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने के लिए। पानी के जहाज़ों से इस दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था पानी के जहाज़ों से इस दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था और इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। कि कम वेतन पर काम करवाया जाता था किसमें, यूरोप, एशिया और दक्षिण कैरिबियाई द्वीप समूह में मजदूरों से। बहुत छोटे पैमाने पर ये सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परत जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया था, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। किसके लिए, निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके, इसलिए नहरों का जाल बिछाया गया परती जमीनों पर। नए नहरों की सिंचाई इलाकों पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया था। पंजाब में भी अन्य लोगों को लाकर बसाया गया था और उनकी बस्ती को कनौली या नहरी बस्ती कहा जाता था। जो पंजाब में आए लोग थे उनको बसाया गया था, उनको क्या कहा जाता, नहरी बस्ती, कैनाल बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी भी कहानियां कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों को मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितनी वृद्धि हुई थी, 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों से होता था। क्या क्वेश्चन आएगा 1820 से 1914 के बीच कितने प्रतिशत प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं की, कपास जैसे कृषि उत्पादों था, कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था, तो 60%। 2.2 है तकनीक की भूमिका इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव हुए। कि टेक्निकल क्या हुआ, कि टेक्निकल का ज़माना कैसे हुआ, क्या रहा, क्या कारण जो अब था और इससे पहले क्या था, ये हम डिस्कशन करेंगे। कि रेलवे है, भाप के जहाज है, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके बिना 19वीं शताब्दी की कल्पना नहीं की जा सकती, जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी आई है, उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 19वीं शताब्दी में तकनीकी प्रगति अक्सर चारों तरफा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिणाम भी है। कि टेक्निकल है, तकनीकी है, किसका है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिणाम भी है। कि टेक्निकल जो तकनीकी है किस कारकों का परिणाम है, तो क्वेश्चन आएगा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक का एक परिणाम है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। कि के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए, किस वजह से, तकनीकी के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार हुए थे, यह भी एक कारण था। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी तो किसका कारण था, तकनीकी का कारण था। बोगियों का काम भर कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया, किसके कारण, तकनीकी के कारण, जिससे किसी भी उत्पादक को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। क्या हुआ, तकनीकी का ज़माना है। 19वीं शताब्दी में ये खास बात थी कि वहाँ में क्या हुआ, यातायात और रेल मार्ग है वो बढ़िया तरीक़े से बनाए गए और सुधार किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण था 19वीं शताब्दी में।
मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता। कह रहा है कि अमेरिका से यूरोप का मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही बेचे जाते थे, जिन्हें यूरोप से ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे लंबे सफ़र में मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था, खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था, यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन की काफ़ी मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीकी के आने पर ये स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन जो है रेफ्रिजे जो सॉरी रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा में ले जाए। इसका देसी भाषा में कहते हैं फ्रीज, फ्रीज है, उसका प्रयोग किया जाने लगा था। इसके बाद तो जानवरों की यात्रा से पहले ही मारे जाने लगा, जानवरों को यात्रा से पहले मारे जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों की बजाय उनकी मांस यूरोप भेजा जाने लगा था। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके मांस सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधार था, देश में शांति स्थापित होने लगी, दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।